नमस्कार साथियों, मौर्य साम्राज्य को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्य काल के बाद का काल जो है मौर्योत्तर काल कहलाता है। आइए देखते हैं कि मौर्योत्तर काल में क्या कुछ घटनाएं हुई, कौन कौन से दोस्तों वंश जो शासक हुए हैं, ठीक है। मौर्योत्तर काल वैदिक पुनर्जागरण का काल माना जाता है, ठीक है। जो वैदिक पुनर्जागरण यानी कि जो ऋग्वेद थे दोस्तों, इन्हीं को लेकर दोस्तों इसे पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। क्या? मौर्योत्तर काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। मौर्योत्तर काल के स्थानीय वंश शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, ठीक है। जो मौर्योत्तर काल के अंतर्गत दोस्तों वंश चले वह पहला शुंग वंश है, ठीक है, जो कि दोस्तों मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। इसके बाद दोस्तों कण्व वंश आएगा और इसके बाद सातवाहन वंश आएगा, ठीक है। इनको हम लोग पढ़ेंगे इसमें। इस काल में विदेशी आक्रमण कौन कौन से हुए? यवन, शक, पहलव और कुषाण आदि ने आक्रमण किए, ठीक है। देखिए दोस्तों, यवन जो हैं इन्हें हिंद यवन भी कहा जाता है। हिंद यवन, शक, पहलव, कुषाण, ये एक सीरीज है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हिंद यवन आए थे, उसके बाद शक आए थे, उसके बाद पहलव आए थे और आगे दोस्तों लास्ट में कुषाण आए थे, ठीक है। कुषाण का जो मुख्य जो शासक है वह कनिष्क है दोस्तों, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कनिष्क के बारे में। आदि ने किए। मौर्योत्तर काल के अंतर्गत जो विदेशी आक्रांता थे यवन, शक, पहलव, कुषाण, ठीक है। हिंद यवन, शक, पहलव, कुषाण। शुंग वंश, देखिए दोस्तों शुरुआत या जो पहला वंश है वह शुंग वंश है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा कण्व वंश को पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से दोस्तों प्रश्न ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। सातवाहन वंश से दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। शुंग वंश यह 185 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक चला था और 75 ईसा पूर्व के बाद दोस्तों कौन सा वंश आया? कण्व वंश आया, ठीक है। शुंग वंश 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक चला। हरप्रसाद शास्त्री ने शुंगों को पारसीक या ईरानी बताया है, ठीक है। पारसीक ईरानी बताया है। जो हरप्रसाद शास्त्री हैं दोस्तों इतिहासकार, इन्होंने शुंग जो है शुंगों को पारसीक ईरानी बताया है। और बाणभट्ट ने निम्न जाति व अनार्य बताया है। जो बाणभट्ट हैं इन्होंने दोस्तों शुंगों को निम्न जाति का बताया है और अनार्य बताया है। दिव्यावदान में शुंगों को मौर्य बताया गया है। जो दोस्तों बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान है उसमें शुंगों को मौर्य बताया गया है। मेरुतुंग की थेरावली, देखिए दोस्तों मेरुतुंग एक इतिहासकार हैं, राइटर हैं और उनकी जो रचना है वह थेरावली है, ठीक है। मेरुतुंग की थेरावली में उज्जैन के शासकों की वंशावली है, ठीक है। जो उज्जैन के शासक हैं उनकी वंशावली है किसमें? मेरुतुंग की थेरावली में। इसमें पुष्यमित्र का भी वर्णन मिलता है। जो दोस्तों शुंग वंश का संस्थापक करता था पुष्यमित्र शुंग, इसका भी दोस्तों मेरुतुंग की थेरावली में वर्णन मिलता है। पुराणों में शुंग वंश के राजाओं का क्रम कौन कौन सा है देख लेते हैं, ठीक है। जो पुराण है दोस्तों 18 पुराण हैं, इसमें दोस्तों शुंग वंश के जो राजा हुए हैं इसमें कुल 10 राजाओं का उल्लेख दिया गया है। ये दोस्तों सीरीज वाइज लिखा हुआ है, ठीक है। पुराणों में कुल 10 शुंग वंश के राजाओं का क्रम। प्रथम दोस्तों पुष्यमित्र शुंग हैं जो कि 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक रहे। इसके बाद अग्निमित्र हैं। अग्निमित्र दोस्तों 149 ईसा पूर्व से 141 ईसा पूर्व तक रहे। इसके बाद दोस्तों सुज्येष्ठ या वसुज्येष्ठ हैं, ये 141 से 131 ईसा पूर्व तक रहे। उसके बाद दोस्तों वसुमित्र हैं, ये 131 से 124 ईसा पूर्व तक रहे। इसके बाद दोस्तों आंद्रक, पुलिंदक, घोष, वज्रमित्र और भागभद्र, ठीक है। भागभद्र के बारे में दोस्तों आप लोगों को बता दें कि इसी के शासनकाल में दोस्तों जो विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना हुई वह भागभद्र, ये दोस्तों इसी के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। ये 9वां शासक है। और अंतिम दोस्तों देवभूति है, ठीक है। देवभूति यह दोस्तों शुंग वंश का अंतिम शासक है। कुल 10 राजाओं के नाम पुराणों में मिलते हैं, ठीक है। देवभूति अंतिम शासक है। और दोस्तों जो शुंग वंश का 9वां शासक था भागभद्र, इसी के शासनकाल में दोस्तों हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे जानेंगे। अब पुष्यमित्र शुंग जो है पहला शासक, उसके बारे में जान लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग
इस वंश की स्थापना मौर्य ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके की थी। ठीक है दोस्तों, बृहद्रथ को हर्षचरित में प्रज्ञा दुर्बल या दुर्बुद्धि कहा गया है। जो बृहद्रथ हैं मौर्य वंश के अंतिम शासक, इसे दोस्तों हर्षचरित में प्रज्ञा दुर्बल कहा गया है। ठीक है, प्रज्ञा दुर्बल या दुर्बुद्धि कहा गया है। पुष्यमित्र को हरिवंश में औद्धभिज अचानक उठने वाला भी कहा गया है। जो पुष्यमित्र हैं दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग, इसमें दोस्तों हरिवंश में औद्धभिज कहा गया है। औद्धभिज का मतलब है अचानक उठने वाला। ठीक है, घोसुंडी अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग को सर्वतात का संकर्षण, ठीक है, घोसुंडी अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग को सर्वतात का संकर्षण कहा गया है। ठीक है, यानी कि सर्वतात का संकर्षण की उपाधि दी गई है। इसने सेनानी व सेनापति की उपाधि धारण की थी। जो पुष्यमित्र शुंग है दोस्तों, इसने सेनानी व सेनापति की उपाधि धारण की थी। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मणवादी था। ठीक है दोस्तों, जो पुष्यमित्र शुंग है ये ब्राह्मणवादी था। जो धनदेव हैं, अयोध्या का राज्यपाल था धनदेव। इसका दोस्तों एक अभिलेख मिला है, अयोध्या अभिलेख। धनदेव जो है वह अयोध्या का राज्यपाल था और धनदेव का अयोध्या अभिलेख मिला है दोस्तों। इसके अनुसार उन्होंने यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि जो हैं दोस्तों, पतंजलि ये गोनर्द के निवासी थे। उनके यानी कि पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। ठीक है, आप लोग ये लाइन समझ गए होंगे। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मणवादी था। धनदेव के अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिसका दोस्तों पुरोहित कौन था? पतंजलि थे। ठीक है, यह एक व्याकरणविद हैं पतंजलि। काशी प्रसाद जायसवाल एवं स्मिथ खारवेल के हाथी गुंफा उल्लेखित बृहस्पति मित्र का समीकरण पुष्यमित्र से करते हैं। ठीक है, जो काशी प्रसाद जायसवाल हैं और स्मिथ हैं, ये दोस्तों खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख में उल्लेखित बृहस्पति मित्र का समीकरण पुष्यमित्र शुंग से करते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हाथी गुंफा अभिलेख है जो, इसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिला है और दोस्तों इसी में एक शब्द मिला है, यह है बृहस्पति मित्र। बृहस्पति मित्र की जो दोस्तों समीकरण है वह काशी प्रसाद जायसवाल एवं स्मिथ पुष्यमित्र शुंग से करते हैं, जो कि खारवेल की हाथी गुंफा अभिलेख से मिला है। ठीक है, बृहस्पति मित्र, जिसको खारवेल ने 12वें वर्ष में हराया था। ठीक है, जो दोस्तों खारवेल है इसने अपने शासन के 12वें वर्ष में इसे हराया था। किसे? बृहस्पति मित्र को। ठीक है, दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवा दिया था। ये दोस्तों बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान है। दिव्यावदान में लिखा हुआ है कि पुष्यमित्र शुंग इतना दोस्तों बौद्ध धार्मिक ब्राह्मणवादी था कि उसने दोस्तों अशोक के द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को यानी कि बौद्ध स्तूपों को नष्ट भी करवा दिया था। ठीक है, आगे दोस्तों जानकारी लेंगे। इसके दोस्तों कई प्रकार के तोड़ भी हैं, क्योंकि दोस्तों जो सांची का स्तूप है उसकी जो चारों ओर दोस्तों जो किनारी खींची हुई है उसमें दोस्तों लकड़ी के स्थान पर पुष्यमित्र शुंग ने पाषाण से निर्मित करवाई थी। ये दोस्तों इसके तोड़ हैं। ठीक है, आगे समझेंगे। चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की। दोस्तों मैंने बताया था ना आपको कि यह ब्राह्मण था, जो कि घोर ब्राह्मण था। इसने 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवा दिया था। और दोस्तों इसने वैदिक धर्म की, या जो वैदिक धर्म चला आ रहा था दोस्तों, उसकी पुनः प्रतिष्ठा की। अथा उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग का काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र में स्थित अशोक के द्वारा निर्मित कुकुटा ग्राम के महाविहार को नष्ट करने का असफल प्रयास किया था। जो दोस्तों पुष्यमित्र शुंग हैं, इसने दोस्तों पाटलिपुत्र में जो स्थित अशोक के द्वारा निर्मित कुकुटा राम के महाविहार को नष्ट करने का भी असफल प्रयास किया था। ठीक है, GR शर्मा यानी कि गोवर्धन राय शर्मा के अनुसार
गोवर्धन राय शर्मा के अनुसार कौशाम्बी के घोषिताराम विहार को पुष्यमित्र शुंग ने जला दिया था। दोस्तों कौशाम्बी के जो घोषिताराम विहार है, ये घोषिताराम विहार को दोस्तों दान भी किया गया था भगवान बुद्ध को, ठीक है। तो दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने इसे जला दिया था। शाकल में घोषणा की, जो शाकल है दोस्तों यहाँ पर घोषणा की कि जो मुझे एक भिक्षु का सिर ला कर देगा उसे मैं 100 दीनारे दूंगा। पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों शाकल में यह घोषणा की थी कि जो मुझे एक भिक्षु का सिर ला कर देगा उसे मैं 100 दीनारे दूंगा, ठीक है। दीनार मतलब सोने का सिक्का, ठीक है। पुष्यमित्र के समय यवन आक्रमण, ग्रीक आक्रमण, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के समय जो भी ग्रीक आक्रमण हुए उसे जान लेते हैं। इसके समय में यवनों का आक्रमण हुआ, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के समय में दोस्तों यवनों का आक्रमण हुआ था। यवन आक्रमण का उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है, ठीक है। और दूसरा गार्गी संहिता के युग पुराण खंड में भी मिलता है तथा कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र में भी मिलता है, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग के समय जो दोस्तों यवनों ने आक्रमण किए, ग्रीकों ने आक्रमण किए, उसकी जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। तो दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के समय में यवनों के आक्रमण की जानकारी, पहला उल्लेख पतंजलि का महाभाष्य है, दूसरी गार्गी संहिता है, और तीसरा दोस्तों कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र से भी हमें यवनों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। अब देख लेते हैं दोस्तों इसमें विस्तार से क्या कुछ कहाँ लिखा है। जो गार्गी संहिता है दोस्तों, गार्गी संहिता के युग पुराण में लिखा है कि यवन हैं, ग्रीक हैं, इन्होंने दोस्तों आक्रमण के दौरान कहाँ कहाँ किया है। तो गार्गी संहिता के युग पुराण में लिखा है कि यवन साकेत, पांचाल एवं मथुरा को जीतते हुए कुसुम ध्वज यानी कि पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। ये दोस्तों प्रश्नोपयोगी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि गार्गी संहिता में यह उल्लेख है, यानी गार्गी संहिता के युग पुराण में यह लिखा हुआ है कि यवन जो थे उन्होंने दोस्तों साकेत, पांचाल एवं मथुरा को जीतते हुए कुसुम ध्वज, जिसका नाम दोस्तों पाटलिपुत्र है, यहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक है। पतंजलि आगे लिखते हैं कि यवनों ने साकेत यानी अयोध्या, माध्यमिका यानी कि चित्तौड़ पर भी आक्रमण किया था। पतंजलि के अनुसार यवनों ने साकेत पर यानी अयोध्या पर और माध्यमिका यानी चित्तौड़ पर भी आक्रमण किया था। अधिकांश विद्वानों ने यवन आक्रमणकारी डिमेट्रियस को माना है। जो डिमेट्रियस है दोस्तों, इसको दोस्तों अधिकांश विद्वानों ने यवन आक्रमणकारी माना है कि पुष्यमित्र शुंग के समय में डिमेट्रियस ने आक्रमण किया था यवनों के द्वारा, ठीक है। अधिकांश विद्वान मानते हैं। पुष्यमित्र के पौत्र जो वसुमित्र थे, इन्होंने सिंधु नदी के दाएं किनारे पर यवनों को हराया था। इसका भी उल्लेख पतंजलि करते हैं। पुष्यमित्र शुंग के पौत्र, ठीक है, यानी पुत्र का पुत्र जो वसुमित्र था, इसने दोस्तों सिंधु नदी के किनारे दाएं किनारे यवनों को हराया था, ठीक है। अब देख लेते हैं विदर्भ युद्ध। विदर्भ युद्ध के बारे में क्या कुछ जानकारी है, आइए देख लेते हैं। ये भी दोस्तों सवाल आया हुआ है, ठीक है। यूजीसी नेट में सवाल मैंने खुद ये सॉल्व किया था। विदर्भ युद्ध, पुष्यमित्र शुंग के समय विदर्भ युद्ध हुआ। जो दोस्तों पुष्यमित्र शुंग है उसी के समय में विदर्भ युद्ध हुआ था। मालविका अग्निमित्र के अनुसार अग्निमित्र ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को हराया। जो अग्निमित्र हैं दोस्तों पुष्यमित्र शुंग का पुत्र, इसी के ऊपर दोस्तों एक मालविका अग्निमित्र है, कालिदास की नाटक दोस्तों, यह अग्निमित्र के ऊपर ही रचित नाटक है। और दूसरा दोस्तों इसमें मालविका है, ठीक है। इन दोनों की कहानी का इसमें संदर्भ दिया गया है। पुष्यमित्र शुंग के पुत्र जो अग्निमित्र हैं, इन्होंने दोस्तों विदर्भ के युद्ध में विदर्भ के राजा यज्ञसेन को हराया और वर्धा नदी को सीमा मानते हुए विदर्भ राज्य का बंटवारा किया, ठीक है। जो विदर्भ राज्य में दोस्तों गृह युद्ध हुआ था, तो उसमें दोस्तों अग्निमित्र ने उसका निपटारा किया था, जिसमें दोस्तों विदर्भ के राजा यज्ञसेन को हराया और उसके बाद वर्धा नदी को सीमा मानते हुए विदर्भ राज्य का बंटवारा किया तथा माधवसेन व यज्ञसेन में कर दिया। जो माधवसेन थे और यज्ञसेन थे, इन दोनों में दोस्तों विदर्भ राज्य का बांट दिया गया, ठीक है। विदर्भ राज्य को बांट दिया गया किसके द्वारा? अग्निमित्र के द्वारा, जो कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। यज्ञसेन को शुंगों का प्राकृता मित्र यानी कि स्वाभाविक शत्रु कहा गया है, ठीक है।
जो यज्ञसेन है दोस्तों, जैसे अग्निमित्र ने विदर्भ के युद्ध में हराया था, इसे दोस्तों यज्ञसेन को शुंगों का प्रकृत्या मित्र मतलब इसका अर्थ है दोस्तों स्वाभाविक शत्रु, यानी कि किसी न किसी प्रकार से ये शत्रु है ही कहा गया है। अग्निमित्र को देख लेते हैं। देखिए जो अग्निमित्र, अभी इसके बारे में पढ़ा दोस्तों, इसी के ऊपर एक रचना है कालिदास की मालविका अग्निमित्र, जिसमें अग्निमित्र और मालविका की गाथाएं हैं। ठीक है, अग्निमित्र ये दोस्तों दूसरा शासक है जो कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी अग्निमित्र हुआ। पुष्यमित्र के शासनकाल में वह विदिशा का उपराजा था। जो पुष्यमित्र शुंग का जब दोस्तों शासन चल रहा था, उस समय यह अग्निमित्र विदिशा का उपराजा था। यह भी दोस्तों सवाल आया हुआ है। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र का नायक भी अग्निमित्र ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं आप क्या है। आगे साथियों हम लोग अग्निमित्र के बारे में पढ़ रहे हैं। अग्निमित्र की सभा में भगवती कौशिकी नामक बौद्ध धर्मावलंबी एक स्त्री रहती थी। अग्निमित्र की सभा में भगवती कौशिकी नामक बौद्ध धर्मावलंबी एक स्त्री रहती थी। मथुरा के समीप मोरा नामक स्थान से प्राप्त प्रथम शताब्दी ईस्वी के लेख में तोस नामक विदेशी महिला, यानी कि यहाँ पर दोस्तों विदेशी महिला थी जिसका नाम तोस था। ठीक है, तोस नामक विदेशी महिला द्वारा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, सांब व अनिरुद्ध की मूर्तियाँ पंचवृषणी वीरों, यानी कि पंचवृषणी वीरों, ठीक है, पंचवृषणी वीरों की स्थापना का उल्लेख है। मथुरा के समीप मोरा नामक स्थान से दोस्तों एक विदेशी महिला के द्वारा, जिसका नाम तोस था, वहाँ पर दोस्तों पंचवृषणी वीरों की स्थापना का उल्लेख किया गया है। पंचवृषणी वीर कौन कौन से हैं? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, सांब व अनिरुद्ध। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी है। अतः शुंग काल भागवत धर्म के विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जो शुंग काल है दोस्तों वह भागवत धर्म के विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल है। ठीक है, शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के शासनकाल के 14वें वर्ष में, जो दोस्तों शुंग वंश का 9वां शासक था भागभद्र, इसके दोस्तों 14वें वर्ष में, यानी कि इसका जब शासनकाल 14 वर्ष हो चुके थे, तब दोस्तों तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकीड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। ठीक है, ये दोस्तों वैष्णव धर्म का पुराना साक्ष्य है। ठीक है, हेलियोडोरस का विदिशा का गरुड़ स्तंभ, ठीक है, जो कि भागभद्र यानी कि शुंग वंश के 9वें शासक के कार्यकाल में आया था। कहाँ का? तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकिड्स का राजदूत था हेलियोडोरस, जिसने दोस्तों वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। हर्षचरित में वर्णन है कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके प्रधानमंत्री वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में, 75 BC बिफोर क्राइस्ट या फिर ईसा पूर्व में कण्व वंश की नींव रखी। ठीक है, तो दोस्तों जो शुंग वंश है इसके बाद दोस्तों जब 75 ईसा पूर्व में अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या कर दी गई वासुदेव के द्वारा, तो वासुदेव ने दोस्तों 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की। तो दोस्तों शुंग वंश के बाद हम लोग कण्व वंश को पढ़ेंगे आगे। ठीक है, सांस्कृतिक विकास। साथियों शुंग वंश के अंतर्गत हम लोग सांस्कृतिक विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, शुंग काल में विदिशा का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक महत्व बढ़ गया था। शुंग काल में विदिशा का जो था दोस्तों राजनैतिक एवं सांस्कृतिक महत्व वह बढ़ गया था। शुंगों की राजधानी पाटलिपुत्र या फिर कुसुमध्वज थी और दूसरी राजधानी विदिशा थी। शुंगों की राजधानी पाटलिपुत्र थी और विदिशा थी, ये दूसरी राजधानी थी। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। ठीक है, शुंग काल में दोस्तों संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। इसके उत्थान में पतंजलि का महत्वपूर्ण योगदान था। पतंजलि दोस्तों योग के हैं। ठीक है, योग की स्थापना पतंजलि के द्वारा की गई। तो जो संस्कृत का पुनरुत्थान हुआ तो इसके जो उत्थान में पतंजलि हैं वह महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य भी लिखा था संस्कृत में। ठीक है, अब मनुस्मृति के बारे में जान लेते हैं। महाराज मनु के द्वारा लिखी गई मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति के अनुसार मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना इसी काल में हुई है, यानी कि जब दोस्तों शुंग वंश का शासनकाल चल रहा था ईसा पूर्व के अंतर्गत
100-150 ईसा पूर्व के अंतर्गत जब शुंग वंश का शासनकाल चल रहा था, तो इसी समय दोस्तों मनुस्मृति की रचना हुई। ठीक है, मनु भृगुवंशी थे। जो भृगुवंश है दोस्तों, मनु भृगुवंशी ही थे। मनुस्मृति के अनुसार राजा सबका शासक है। जो राजा है वह सबका शासक है। ठीक है, किसके अनुसार? मनुस्मृति के अनुसार। ब्राह्मण को छोड़कर, सिर्फ ब्राह्मणों को छोड़कर जो राजा होता है वह सबका ही शासक होता है। अधिकारियों को भूमि दान के माध्यम से भुगतान को मान्यता देने वाला प्रथम कृति मनुस्मृति है। जो अधिकारियों को दोस्तों भूमिदान के माध्यम से भुगतान को मान्यता देने वाली प्रथम कृति मनुस्मृति है। मतलब कि अधिकारियों को दोस्तों जब भूमिदान दिया जाता था, यानी कि टैक्स के रूप में या फिर सेवा के रूप में, तो उसकी जो दोस्तों प्रथम कृति है जानकारी इसमें मनुस्मृति में मिलती है। मनु ने विवाह को आजीवन चलने वाली संस्था कहा है। जो मनु हैं दोस्तों, यानी मनुस्मृति के जो रचनाकार हैं मनु ने विवाह को आजीवन चलने वाली संस्था कहा है। मनु ने तलाक व पुनर्विवाह को मान्यता नहीं दी है। जो तलाक है और पुनर्विवाह है इसको दोस्तों मान्यता नहीं दी है मनु के द्वारा। एवं मनु विधवाओं के मुंडन का प्रावधान करते हैं। जो दोस्तों स्त्री होती थी विधवा स्त्री के लिए मनु कहते हैं कि उसे मुंडन करवा लेना चाहिए। ठीक है, मनुस्मृति का जो अंग्रेजी अनुवाद है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद N.B. हेलवेक के द्वारा किया गया। N.B. हेलहेक के द्वारा किया गया। तो मनुस्मृति का अंग्रेजी में किस नाम से अनुवाद किया गया? ए कोड ऑफ जेंटू लॉ। ठीक है, ए कोड ऑफ जेंटू लॉ, ए कोड ऑफ जेंटू लॉ N.B. हेलहेक की कृति है। N.B. हेलहेक की कृति है ए कोड ऑफ जेंटू लॉ, जो कि मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद है। ठीक है, N.B. हेलहेक के द्वारा ए कोड ऑफ जेंटू लॉ, जो कि मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों मौर्योत्तर काल में शुंग वंश के अंतर्गत स्तूप कला के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से स्तूप कला के संवर्धन हुआ। शुंग काल में स्तूपों का निर्माण पाषाण का प्रयोग होने लगा। ठीक है, यानी कि पत्थरों का प्रयोग होने लगा। मौर्य काल में क्या था दोस्तों, जो स्तूपों के आसपास की जो दोस्तों वेदिका या फिर घूमने के लिए इधर उधर चौखटा बनते थे वो लकड़ी के बनते थे, परंतु शुंग वंश के अंतर्गत शुंगों ने पाषाण यानी कि लकड़ी के स्थान पर पाषाण का प्रयोग करा। ठीक है, सांची के स्तूप को पाषाण द्वारा संवर्धित कर उसका आकार बढ़ाया गया। ठीक है, जो शुंग वंश है, शुंग वंश के अंतर्गत दोस्तों जो सांची का स्तूप है उसे पाषाण यानी कि पत्थर के द्वारा संवर्धित कर उसका आकार बढ़ाया गया। भरहुत व बोधगया के स्तूपों व तोरण द्वारों का निर्माण शुंग काल में हुआ। दोस्तों जो भरहुत का स्तूप है और बोधगया में स्तूप है जो उसके तोरण द्वारों का निर्माण शुंग काल में हुआ था। भरहुत स्तूप के पूर्वी तोरण द्वार पर शुंग शासक धनभूति का नाम उल्लेख है। ठीक है, जो भरहुत स्तूप है वहाँ पे दोस्तों पूर्वी तोरण द्वार पर शुंग शासक का यानी कि धनभूति का उल्लेख मिलता है। इन तोरण द्वारों पर जातक कथाओं का अंकन भी है। जो जातक कथाएं हैं दोस्तों बौद्ध धर्म में, दोस्तों जो बौद्ध धर्म की जातक कथाएं हैं इन तोरण द्वारों पर जातक कथाओं का भी अंकन है। लोक धर्म से संबंधित चित्र तथा गौतम बुद्ध से संबंधित चित्र प्राप्त होते हैं। जो वहाँ पर दोस्तों लोक धर्म थे उसके चित्र और गौतम बुद्ध से संबंधित चित्र वहाँ पे प्राप्त होते हैं जो तोरण द्वार थे। ठीक है, किंतु शुंग वंश काल में बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन शुरू नहीं हुआ था। दोस्तों जो भगवान बुद्ध हैं उनका जो मनुष्य रूप में अंकन है वह शुंग काल में नहीं हुआ था। ठीक है, मनुष्य रूप में कब पूजे गए? ये दोस्तों जब दोस्तों कुषाण वंश आया उसके कनिष्क के शासनकाल में दोस्तों बुद्ध को भगवान मनुष्य के रूप में पूजा जाने लगा। ठीक है, शुंग काल में बुद्ध का अंकन धर्मचक्र के रूप में, छत्र के चक्र के रूप में, बोधि वृक्ष के रूप में, चरण चिन्ह के आदि माध्यम से किया गया। शुंग काल में जो बुद्ध का अंकन है दोस्तों वह स्तूप के रूप में किया गया, धर्मचक्र, छत्र, बोधि वृक्ष, चरण चिन्ह आदि माध्यम से किया गया। सांची में मुख्य स्तूप के अलावा दो अन्य स्तूप भी हैं। जो दोस्तों सांची में स्तूप बने हुए हैं, एक तो सांची का मुख्य स्तूप है जो बड़ा है सबसे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखा जाए वहाँ पर दो अन्य स्तूप भी बने हैं।
पहला स्तूप हो गया सांची का मुख्य स्तूप, जिसमें भगवान बुद्ध के दोस्तों अस्थि अवशेष हैं। दूसरे स्तूप में अशोक के काल में, दूसरे स्तूप में अशोककालीन धर्म प्रचारकों व तीसरे में बुद्ध के 2 शिष्यों सारिपुत्र व महामोदगलायन के धातु अस्थि अवशेष सुरक्षित हैं। सॉरी, जो दोस्तों सांची में 3 मुख्य स्तूप मिले हैं, मतलब 3 स्तूप मिले हैं। पहला है मुख्य स्तूप जिसमें भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष हैं। दूसरे में दोस्तों अशोक के समय में जो दोस्तों धर्म प्रचारक होते थे उनके दोस्तों अस्थि अवशेष हैं। और तीसरे स्तूप में बुद्ध के 2 शिष्यों सारिपुत्र व महामोदगलायन के धातु अस्थि अवशेष मिले हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों शुंग वंश के बाद कण्व वंश। कण्व वंश के बारे में दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों कण्व वंश की इतनी ही जानकारी मिलती है जो मैंने लिख रखी है। पुराणों में कण्व वंश के शासकों को शुंग भृत्य कहा गया है। तो दोस्तों जो पुराण हैं उन्हें कण्व वंश के शासकों को क्या कहा गया है? शुंग भृत्य कहा गया है। ठीक है, जिसकी स्थापना दोस्तों यानी कि कण्व वंश की स्थापना 75 ईसा पूर्व में वासुदेव के द्वारा की गई थी। कण्व वंश दोस्तों 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक चला था। वासुदेव के बाद भूमिमित्र, नारायण व सुशर्मा शासक हुए, यानी कि कण्व वंश में सिर्फ 4 शासक ही हुए, जिनका सीरीज दोस्तों इस प्रकार है: वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण व सुशर्मा। ठीक है, ये 4 शासक हुए, आप लोग देख लीजिएगा। सुशर्मा की मृत्यु के साथ ही कण्व वंश समाप्त हो गया था। कण्व वंश के अंतर्गत दोस्तों इतना ही है। आगे दोस्तों हम लोग आगे दूसरा पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, जो कि हम लोगों ने दोस्तों जो शुंग वंश है उसको भी पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया है। और कण्व वंश के अंतर्गत ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग सातवाहन काल को पढ़ेंगे, जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है।